बिजनेस की कुछ ताजा खबरें आज की इस छोटी सी वीडियो में। सो आज की फर्स्ट न्यूज ओला इलेक्ट्रिक के भावेश अग्रवाल जी के बारे में है, जिन्होंने इलोन मस्क से इंस्पायर होकर अपनी कंपनी में एक सेम इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसका नाम है क्या चल रहा है। अब इस क्या चल रहा है इनिशिएटिव में उनकी कंपनी के हर एम्प्लॉय को 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स में अपने काम का वीकली अपडेट देना होगा अपने मैनेजर को, और जिसकी डेडलाइन होगी हर संडे तक। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि गूगल वर्सेस यूएस गवर्नमेंट के ब्रेकअप के बारे में है, जिसमें कि गूगल इस वक्त हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है ट्रम्प गवर्नमेंट से कि ब्रेकअप ना किया जाए। यहाँ पे उनके क्रोम के बिजनेस की बात हो रही है। तो गूगल रिसेंटली ट्रम्प गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि कंपनी के ब्रेकअप का पुश वापस ले लिया जाए और उन्हें फोर्स ना किया जाए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से कि उनका बिजनेस उन्हें सेल ऑफ करना ही है। तो जो लोग पहले से न्यूज को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि क्यों गूगल को फोर्स किया जा रहा है अपने क्रोम बिजनेस को सेल ऑफ करने के लिए, जो कि वो नहीं करना चाहता है। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ लेना, लेकिन अभी के लिए वो ट्रम्प गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ऐसा ना किया जाए हमारे साथ। इसी पर बात करते हुए गूगल एक स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ रेगुलर मीटिंग उनकी होती है और उनके इस बिजनेस के ब्रेकअप से यूएस इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान हो सकता है। ये किसी और के हाथ में भी जा सकता है। और ये जो डिसीजन था कि इनको अपना बिजनेस सेल ऑफ करना है, ये बाइडेन गवर्नमेंट के अंदर लिया गया था, जो कि अब नई ट्रम्प गवर्नमेंट के अंदर चेंज भी हो सकता है, और क्या पता वो इस चीज को मान भी ले। तो लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स के बारे में है। और अभी तक आप लोगों को ये अपडेट पता भी लग गया होगा कि एनएससी ने अपनी वीकली एक्सपायरी के दिन बदल दिया है, उसको थर्सडे से मंडे कर दिया है। इस पर बात करते हुए एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन ने कहा कि मंडे एक्सपायरी जियोपॉलिटिकल इवेंट और वीकेंड डेवलपमेंट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बेस्ट दिन है, और इसलिए हमने इसको थर्सडे से मंडे शिफ्ट किया है, यानी कि संडे को छुट्टी मनाने का और मंडे को सारा पैसा गंवाने का। ये लाइन प्रो ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आप एक प्रो ट्रेडर हैं तो प्लीज अपने दिल पे ये बात बिल्कुल भी मत लेना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, जो कि जियो फाइनेंशियल्स के बारे में है, और जो जल्द ही 100% स्टेक एक्वायर करने वाला है अपनी सब्सिडरी जियो पेमेंट्स बैंक में। पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास इस कंपनी का 82.17% था और बाकी का 17.8% के आसपास एसबीआई के पास था, जो कि अब वो एसबीआई से खरीदने वाले हैं। इसकी वैल्यू कुछ 104.5 करोड़ होने वाली है इस एक्विजिशन की, 17.8% की, एंड इसके बाद वो 100% स्टेक ओन करेगा अपनी जियो पेमेंट्स बैंक में। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज नोट करने वाली है कि आरबीआई ने अभी तक इसका अप्रूवल नहीं दिया है, अभी पेंडिंग है अप्रूवल। उसके बाद ही 45 डेज में ये डील कंप्लीट होने का प्लान है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज में, जो कि अडानी जी के $2.1 बिलियन के नवी मुंबई एयरपोर्ट के बारे में है, जो कि अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है और जल्द ही चांसेस है कि वो ऑपरेशन हो जाएगा इसी साल में। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि मई तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो सकता है, ऐसा कुछ टारगेट। और इसी के साथ साथ सारी एयरलाइंस जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, अकासा यहाँ शिफ्ट होने की तैयारी में है, वो भी प्लानिंग कर चुके हैं। एयर इंडिया की फुल सर्विस फ्लाइट अभी भी पुराने एयरपोर्ट से ही चलेंगी, बट डोमेस्टिक ओपीएस शिफ्ट होंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ साथ अभी इसको ऑपरेशनल करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं और एक्सपेंशन प्लान भी है, जो कि इस रिपोर्ट में क्लेम किए गए हैं, जैसे कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी अभी वहां अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए मेट्रो लाइन भी अभी प्लान करनी है आने वाले सालों में। इसी के साथ साथ 20 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी इनिशियली और 90 मिलियन तक इसको पूरा एक्सपेंड करने का भी प्लान है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगस्त से स्टार्ट होने की भी उम्मीद है। इसी के साथ साथ एक और एयरलाइन स्टार अलायंस एयरलाइंस को भी शिफ्ट करने की अभी बातचीत चल रही है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि चाइना वर्सेज यूएस के बारे में है, जिसमें कि चाइना 10 से 15% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला है, और इस पर बहुत टाइम से बातें भी चल रही है और हम भी बात कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि 10 मार्च से नए टैरिफ लागू होंगे चाइना के यूएस पर, जिसमें कि 15% का टैरिफ लगाया जाएगा यूएस के आने वाले चिकन, व्हीट, कॉर्न और कॉटन पर, और इसी के साथ साथ 10% का टैरिफ लगने वाला है सोयाबीन, पोर्क, बीफ, वेजिटेबल और उनके डेयरी प्रोडक्ट्स पर। इन दोनों ही कंट्रियों के बीच मारामारी चलती ही रहती है, पर अभी देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस कैसे रिएक्ट करता है इन टैरिफ्स पर। वैसे तो वो चाइना पे ऑलरेडी लगा चुका है, लेकिन और भी क्या स्टेप्स लेता है, इसको देखने में भी मजा आएगा, और इससे इंडिया को क्या फायदा होता है ये भी इंटरेस्टिंग होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि कनाडा वर्सेज यूएस के बारे में है, और जिसमें की टेंशन और काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि रिसेंटली कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रिटेलिटरी टैरिफ अनाउंस कर दिया है यूएस के ऊपर, जिसमें कि इस वक्त करंटली 30 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के यूएस गुड्स पर 25% का टैरिफ लागू हो चुका है ऑलरेडी इस ट्यूसडे को, और बाकी के बचे 125 कैनेडियन डॉलर्स पर 21 दिन बाद टैरिफ लागू होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि टैरिफ तब तक रहेगा जब तक यूएस अपने एक्शंस को वापस नहीं ले लेता। और किस एक्शन की बात हो रही है, तो ट्रेड और टैरिफ वाले एक्शन की बात हो रही है, जो कि यूएस ने कनाडा और मैक्सिको जैसी कंट्रीज पर, बहुत सारी कंट्रीज पर लगाया है, लेकिन कनाडा पर उन्हें लगाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने 25% का टैरिफ अभी के लिए लगा दिया है, और बाकी के बचे यूएस गुड्स के ऊपर आने वाले 21 दिन में लागू हो सकता है। और इसी के साथ साथ ये भी न्यूज आ रही है कि मैक्सिको ने भी अपना प्लान बी
रेडी कर लिया है, जिसमें कि शायद वो भी टैरिफ लगा सकते हैं। अब वो कितने का होगा ये तो अनाउंस होने के बाद पता लगेगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि हमारे जीएसटी कलेक्शन के बारे में है, जो कि फरवरी में हुआ था और जिसमें कि राइज देखने को मिला है 9.1% का और पहुंच गया है 1.8 लाख करोड़ तक। और इसी के साथ साथ कंट्री का डोमेस्टिक रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है, जो कि 10.2% से इंक्रीज हुआ है और पहुंच गया है 1.42 लाख करोड़ तक। और अगर इम्पोर्ट रेवेन्यू की बात करी जाए डोमेस्टिक रेवेन्यू के अलावा, तो वो है 41.702 करोड़ का, जिसमें कि 5.4% का राइज देखने को मिला है। अगर आपको जीएसटी का ब्रेकग्राउंड चाहिए कि सीजीएसटी से कितना आया, एसजीएसटी से कितना आया, आईजीएसटी से कितना आया और सेस से कितना आया, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर ये रहे, आप पॉज कर रीड कर सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि Amazon AWS के बारे में है, जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया के अंदर और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के अंदर 68,000 करोड़ तक की। और ये इन्वेस्टमेंट रोल आउट होगी 2029 से 30 तक के बीच में, जिसमें कि Amazon का Amazon वेब सर्विस यानी कि AWS 68,000 करोड़ यानी कि $8.2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है महाराष्ट्र में, जिसमें क्लाउड मार्केट को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें कि इंडिया का क्लाउड मार्केट 2023 तक $8.3 बिलियन तक रहा और जो कि आशंका है कि 24.2 बिलियन तक पहुंच सकता है 2028 तक, और जिसका भी काफी ज्यादा हिस्सा Amazon लेना चाहता है। वैसे मैं आपकी और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, Amazon के इस वक्त इंडिया में 2 डेटा सेंटर्स काफी ज्यादा एक्टिव है पहले से ही, जो कि 2016 में मुंबई में ओपन हुआ था एक उनका, और दूसरा हुआ था हैदराबाद में 2022 में। और अभी इस नए आने वाले सेंटर में, जो कि महाराष्ट्र में होगा कहीं, उसमें ये लोग लेटेस्ट जीपीयू टेक और क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज यहाँ डिप्लॉय करने वाले हैं, जो कि आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत ज्यादा मैसिव होने वाला है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि डोमिनोज के बारे में है और जिसने रिसेंटली एक पार्टनरशिप अनाउंस कर दी है स्विगी के बोल्ट के साथ, जिसमें कि वो अपना टाइमिंग को, डिलीवरी टाइमिंग को कम करने वाले हैं और ले जाने वाले हैं सिर्फ 10 मिनट तक, यानी कि अब आपको 30 मिनट का वेट नहीं करना पड़ेगा, जो कि हालांकि ये प्रॉमिस करते लेकिन उसमें भी ये डिलीवर कर नहीं पाते ज्यादातर। तो उस टाइम को ये कम कर 10 मिनट लाना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अनाउंस किया है पार्टनरशिप स्विगी के बोल्ट के साथ, जिसमें कि वो 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे आपके पिज्जा की। साथ ही में अगर पास पार्टनरशिप के बारे में बात करी जाए तो जोमेटो से भी उनकी पार्टनरशिप है, जिसमें कि 15 मिनट में वो लोग डिलीवर करने का प्रॉमिस करते हैं। पर मुझे इसमें एक बात पर्सनली समझ नहीं आती है कि 10 मिनट में पिज्जा कैसे तैयार हो सकता है। मतलब सोचने वाली बात है, कैसे एक फ्रेश पिज्जा आपको 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर कैसे कर दिया जाएगा? क्या उसमें सही चीजें डली होंगी? क्या वो सही तरीके से बना होगा, या फिर उसको पहले से ही तैयार करके रखा जा रहा है और फिर आपको डिलीवर कर दिया जा रहा है? मतलब कुछ फुटफॉल रेशियो के हिसाब से कैसे क्या करने वाले हैं, इसका मैं तो आइडिया नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि हमारे देश की बिजली के बारे में है। नहीं, ये वाली नहीं, लेकिन पावर डिमांड की यहाँ बात हो रही है, जिसपे कि एक रिपोर्ट सामने आई है, जो कि IEA की है, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, जिन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें कि कुछ क्लेम्स किए गए हैं कि इंडिया की पावर डिमांड ग्रो होने वाली है 6.3% से एनुअली ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि आने वाले 3 सालों में इंडिया ग्रोथ दिखेगा पावर डिमांड में 6.3% तक के लिए, और जो कि स्ट्रॉन्गर होने वाली है अपने पास के मुताबिक, जिसमें कि 2015 से लेकर 2024 तक एवरेज ग्रोथ 5% की रही थी, उससे ज्यादा है इस बार इन 3 सालों में 6.3% को इसको कहा गया है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, जो कि पेटीएम के 611 करोड़ के नोटिस के बारे में है, जो कि दिया है ईडी ने, और जिसके बाद पेटीएम का शेयर काफी ज्यादा नीचे गिर चुका है। तो रिसेंटली पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के एमडी और सारी की सारी सब्सिडीज पर 611 करोड़ का नोटिस का फेमा का वॉयलेशन का इल्जाम लगा है, और ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद कंपनी को शो कॉज नोटिस भी प्रेजेंट किया है, जिसमें कि काफी सारे इल्जाम लगे हैं, जैसे कि कुछ टाइम पहले ओसीएल यानी कि पेरेंट कंपनी ने सिंगापुर में इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन आरबीआई को सब्सिडरी क्रिएशन की कोई जरूरी रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं दी कि उन्होंने ओवरसीज कोई सब्सिडरी क्रिएट करी है। तो आरबीआई के रूल के मुताबिक किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज सब्सिडरी बनाने की रिपोर्टिंग भी करना मैंडेटरी होता है, जो कि कंपनी ने नहीं की। उसके अलावा कंपनी ने काफी ज्यादा एफडीआई रूल्स के वॉयलेशंस किए हैं, जैसे कि पेरेंट कंपनी ने फॉरेन इन्वेस्टर से एफडीआई लिया था, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया था, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की, और जिसमें कि आरबीआई की प्राइसिंग गाइडलाइन को फॉलो किया जाना था, जो कि कंपनी ने नहीं फॉलो किया, क्योंकि फेमा के मुताबिक एफडीआई वैल्यूएशन सही तरीके से होना चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। इसके अलावा थर्ड जो वॉयलेशन की है वो उनकी सब्सिडरीज ने की है, जिसका नाम है लिटिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि उन्होंने सेम एफडीआई के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और उन्हें भी ये सेम दिक्कत फेस करने को मिली। अब अगर फेमा वॉयलेशन के टोटल अमाउंट को भी देखा जाए तो 19 कम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि जो मेन पेरेंट कंपनी है उसका टोटल वॉयलेशन हुआ है 245 करोड़ का,
लिटिल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का हुआ है 345 करोड़ का, नियर बाय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का 21 करोड़ का, और इसी के साथ टोटल वॉल्यूशन अमाउंट जो है वो 611 करोड़ का बना है। इसके अलावा आज की ये बिजनेस न्यूज सिर्फ यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए।